Hello 8th class students, I am starting your SST class. As you know, we are studying about our constitution. Today I will teach you about the key features of our constitution. Page number 11. See, the first feature is federalism. So what is the federalism? This refers to the existence of more than one level of government in the country. किसी भी देश में अगर फेडरलिज्म है तो उसका मतलब ये है कि सरकार का जो है एक से ज़्यादा लेवल का होना, यानी कि एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना, द्विस्तरीय त्रिस्तरीय सरकार का होना क्या कहलाता है? फेडरलिज्म कहलाता है. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल. जैसे कि भारत के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो दो द्विस्तरीय है, दो स्तर पर है, स्टेट लेवल और सेंटर लेवल. ठीक है ना. स्टेट लेवल पर अपने जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, और सेंटर लेवल पर अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अपने प्रेसिडेंट होते हैं. सो पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट. वहीं पर तीसरा जो स्तर है, दो स्तर तो ये हो गए, और तीसरा स्तर है पंचायती राज, तो त्रिस्तरीय सरकार हो गई. ठीक है ना. पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड हु हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक. आप अपनी 6 क्लास की बुक में पढ़ चुके हैं 3 टायर्स ऑफ द पंचायती राज के बारे में. We looked at the functioning of the state government in class 7 book. क्लास 7 की बुक में आप स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपने पढ़ा. एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इस क्लास के अंदर और ज़्यादा स्टडी करेंगे. The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi. The vast number of communities, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, और इसका मतलब ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है डिवाइडेशन की, बांट देने की, है ना, ताकि ना केवल दिल्ली शहर की जो यानी कि हमारी जो राजधानी है न्यू दिल्ली, ना केवल उधर की जनता जो है वो सरकार में शामिल हो पाए, गवर्नमेंट में शामिल हो पाए, एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन. कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो दिल्ली हमारी जो कैपिटल है सिर्फ वहाँ के लोग सरकार में शामिल हों और वो ही सभी लोगों के लिए डिसीजंस ले लें. इंस्टीड इसके बजाय इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इसके अलावा जो बाकी के जो देश के लोग बच गए उनके लिए एक दूसरा लेवल होना चाहिए गवर्नमेंट का इन द स्टेट, so that decision could be made for that particular area. ताकि हर एरिया के बारे में डिसीजन लिए जा सकें, हर एरिया की जनता की सोच को जाना जा सके, उनकी जो इच्छाएं हैं उनका मान रखा जा सके. while each state in India enjoys autonomy in exciting powers or certain issues, subjects of national concern require that all these states follow the laws and central government. While each state in India, भारत का जो हर राज्य है वो ऑटोनॉमी एंजॉय कर रहा है, यानी कि हर राज्य की अपनी सरकार है ना. इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ सर्टेन इश्यूज, कुछ मुद्दों पर राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार है उसको शक्तियां मिली हुई हैं. ठीक है. ऑफ नेशनल कंसर्न रिक्वायर, यहाँ तक कि वो जो नेशनल कंसर्न को लेकर के भी उनको कुछ शक्तियां मिली हुई हैं, पावर्स है उनके पास में. दैट ऑल ऑफ दी स्टेट फॉलो द लॉज, और इसी के साथ में जो हमारे जो कानून हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी नियम कानून हैं उनको हमारी राज्य सरकार भी फॉलो करती है. राज्य सरकार को उसके अपने अधिकार मिले हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन जो सारा वर्क होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होता है. आप जानते हैं कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, हमारे जो गवर्नर हैं स्टेट के, वो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जो मेन डिसीजंस होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के होते हैं. तो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन. हमारा जो संविधान है वो साथ में ही
कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार भी इन सरकार को देता है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो specifies where each tier of government can get the money from for the work। साथ में ही जो सरकार के ये जो स्तर हैं, राज्य स्तर, सेंट्रल स्तर या त्रिस्तरीय जो पंचायती राज स्तर है, इन सभी को जो ये काम, इनको जो ड्यूटीज दी गई हैं, इनको पूरा करने के लिए इनको पैसे भी मिलते हैं। Under federalism, the states are not merely agents of the federal government, but draw their authority from the constitution as well. All persons in India are governed by laws and policies made by each of these level of government। सरकार का चाहे कोई भी स्तर हो, पंचायती स्तर हो, स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, लेकिन सभी के लिए कानून बराबर होते हैं। तो ये जो है जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड। अभी आपने पढ़ा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अलग अलग टायर होते हैं। अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये जो सरकार को कौन बनाते हैं? हमारे द्वारा चुनाव या वोट के जरिए चुने हुए लोग। Your class 7th book began with the story of Kanta, who was standing in line to vote during an election। आपने क्लास 7 के अंदर कांता की कहानी पढ़ी थी, जो कि इलेक्शन के टाइम में वोट डालने वाले लोगों की लाइन में खड़ी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन। भारतीय संविधान के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज सभी नागरिकों को, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सभी को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है, दिया हुआ है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी सबकी एक ही नागरिकता होती है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो संविधान बना रहे थे, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जो संविधान सभा के मेंबर थे, फेल्ट दैट, उन्होंने महसूस किया, द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मैसेज फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। तब उन्होंने ये बात समझी कि जो भारत के जो सभी लोग हैं, भारत तो बहुत बड़ा है, तो सभी लोगों के लिए एक उनकी पहचान रखी जाए। एंड दैट दिस वुड हेल्प एनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट, जिससे कि एक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, खुद को, अपनी कंट्री को लोकतांत्रिक बनाने में हेल्प मिलेगी, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज हम लोग बड़े प्राउड के साथ कहते हैं कि हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। ठीक है, जब हम भारतीय का नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सब लोग एक ही तो हैं। तो उन्होंने एक हरी नागरिकता, भारतीय होने की जो नागरिकता है, वो सभी लोगों को प्रदान की। and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender हेयर एक्स। उस टाइम क्या था कि जब भारत देश को आज़ादी मिली ही थी और भारत के जो लोग थे वो ऐसे दौर से गुजरे थे कि अंग्रेज़ों ने उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया था, और उसी दौरान कुछ पुराने समय के चलते बहुत सारी बुरी जो रीति रिवाज थे वो हमारे समाज में थे, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो, फिर वो चाहे चाइल्ड मैरिज हो या फिर सती प्रथा हो। तो इस तरह से बहुत सारी बुराइयां थी हमारे समाज में, तो उनसे बाहर निकला जा सके इसके लिए एक पहचान दी कि आप भारतीय हो, आपकी कोई जाति नहीं है, आपका कोई धर्म नहीं है, आप सभी भारतीय हो। ठीक है, दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इस तरह से भारत के लोगों को अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने सरकार में भागीदारी निभाने वाले लोगों को खुद चुन सकते हैं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंसेंट द इलेक्शन। इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के अंदर हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, फिर वो चाहे उसका कोई भी पास्ट रहा हो, उसकी कुछ भी हिस्ट्री हो, या फिर वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, या फिर उसका कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर
accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in यूनिट 2 ऑफ दिस बुक। इसी बुक के आप चैप्टर यूनिट 2 के अंदर डेमोक्रेटिक फंक्शंस के बारे में कि रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेटिक फंक्शंस के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो हम कल पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। आज मैंने आपको 2 की एलिमेंट्स पढ़ाए हैं, तो अब इन दोनों के बारे में, की फीचर्स के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट 3rd मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।